लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने एक पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम जाय एल से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जाय एल से। ये क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और उसका फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये जो आई है ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं। और ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा पैरामीटर है जो कि बताएगा कि कितना इजीली वो मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में क्या हो सकता है? मैग्नेटाइज हो सकता है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है पता है? कि जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, मैग्नेटाइज होने का मतलब होता है कि वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का अपने अंदर, समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करने लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो रहा था, न्यूट्रल कंडक्टर को रख रहे थे एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या हो रहा था? पोलराइज होकर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा था। वहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे पोलराइजेशन होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, तो ये था ससेप्टिबिलिटी, ये था लास्ट क्लास की लेक्चर, थोड़ा सा रिकअप कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, और एक टर्म भी था म्यू आर। म्यू आर क्या था भाई? म्यू आर था मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। समझ में आया होता है? जो कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते थे V बटे V नॉट। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा परमेबिलिटी जाने के लिए, तो उनका रेशियो हमें पता चलता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। समझ में आ रहा होता है? अच्छा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये था। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो मैंने बताया था, डाटा में बताया था, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एयर के लिए 1 होता है और सब प्राइम के लिए 8% होता है। और जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है? ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, जिसका कम मैग्नेटाइज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेसिस पर, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को 3 पार्ट में, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि म्यू आर। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू, और क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या? एक है डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक है डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डाया है ना, डायमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक DIA, डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, कम हो, तो उस टाइप का मटेरियल को बोलेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल पे जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा वो 1 से छोटा है। समझ में आ रहा है? दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है ना? ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको मिलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आएगा जो मैग्नेटिक मटेरियल, वो आएगा मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल होगा ना? ऐसा मटेरियल जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा, क्या हो? 1 से बहुत ज़्यादा, जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो? 1 से बहुत ज़्यादा हो। म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेसिस पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से छोटा हो। दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से जस्ट ज़्यादा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो। और ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा हो, तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एक बात करके हम क्या करेंगे? सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। पहले पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 3 क्या है? ये वापस में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्या है? वापस में लॉन्ग क्वेश्चन से, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी है, बस समझना, स्टोरी की तरह इजीली समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और ये लास्ट टॉपिक है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन के बाद तुम्हारा चैप्टर 5 कंप्लीट।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अच्छा टॉपिक का नाम दो, टॉपिक का नाम दो डायमैग्नेटिक मटेरियल। पहले बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ठीक देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल, अब बात करेंगे ये क्या है, पहले पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? अच्छा ध्यान से समझना, पहले समझो फिर उसके बाद मैं छोड़ो 5-10 मिनट में लिखूंगा, ठीक है? पहले लिखो भाई कुछ थ्योरीज, द मटेरियल which is magnetized, which is quickly magnetized, the material which is quickly magnetized in the direction opposite to the external field, external magnetic field is called diamagnetic material. Diamagnetic material. दूसरा, it is the diamagnetic materials are repelled by the magnets. The diamagnetic materials are repelled by magnets. The diamagnetic materials are repelled by magnets. जैसे कि repels by magnets, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये तरह कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है? जैसे कि तरह कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और जब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं ना एक्सटर्नल फेज में रखते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल फेज में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन क्विकली मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? क्विकली मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। ये होता है इंड्यूस, ये तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुई ना, और मैग्नेटाइज के कारण से ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये हो जाएगा बी इंड्यूस, और ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होगा। पहले समझो क्या है, द मटेरियल व्हिच इज क्विकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमें पता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं वो मैग्नेटाइज होता है, और ज़्यादातर इधर मैग्नेटाइज होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। लेकिन ऐसे भी मटेरियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। वो कौन सा मटेरियल होगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। हम बात करेंगे ऐसा कौन सा मटेरियल है। तो जब भी किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन क्विकली मैग्नेटाइज होता है, और ये जो मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? रिपेल होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज होता तो ये मैग्नेटिक उसको अट्रैक्ट करता, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप होता है। तो इस टाइप का मटेरियल को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये मैग्नेट से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि ये मैग्नेटाइज तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अटैक तभी करते हैं ना जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है? द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। जैसे कि मान लीजिए ये तो कोई बाहर मैग्नेट है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पे तरह कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा? मैग्नेट इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा उसको, क्योंकि रिपेल करेगा ना, क्योंकि इसका फील्ड में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, तो ये उसको रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन सा मटेरियल में से। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला आएगा तेरा एंटीमोनी, बिस्मथ, ग्लास, माइका,
वाटर, ठीक है। ये क्या है, इस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। समझ में आ रहा होता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा होता है? मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब मैग्नेटिक इन टाइप का मटेरियल को क्या करता है, रिपेल करेगा, ठीक है, अटैक नहीं करता। एंटीमनी, बिस्मुथ, ग्लास, माइका, वाटर एंड होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इनोट गैस, इनोट गैस। इनोट गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, ट्रिटियम, ऐसे कुछ होते हैं कि हाँ, ये जो इनोट गैसेस है वो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल से होते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज होते नहीं होते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया वाटर। और मुद्दा ये है, वाटर भी रिपेल करता है, वाटर रिपेल नहीं करता, वाटर मैग्नेटाइज ही नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक में आ जाएगा, डायमैग्नेटिक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, जब भी किसी मटेरियल उधर सॉफ्ट आएगा, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक होगा। हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ेंगे। होता क्या है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अगर मैग्नेटाइज हुआ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर से आ जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलकर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और वही नेट मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, उसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा और वो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटाइज का हो रहा है, देखना एक लाइन पास हो रहा है, मैग्नेटाइज का हो रहा है, लेकिन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप कर रहा है वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ आ रहा है? तो इस टाइप का मटेरियल को बोलेंगे डायमैग्नेटिक। और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर किसी बार मैग्नेट के पास रखेगा तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये तो मैग्नेटाइज होगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? ये चाहेगा तुम मेरे से दूर, ये भी उसको बोलेगा तुम मेरे से भाग, एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कैसे, क्या इसमें डाउट है? और ये सारे मटेरियल है जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और ये मैग्नेट से रिपेल नहीं होते। समझ में आ रहा है? रिपेल भी नहीं करते, रिपेल का मतलब होता है, रिपेल का मतलब क्या होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने के लिए नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने नहीं देगा, देख मान ले तू बाहर से आना चाह रहा है, मेरा तेरे से कोई दुश्मन नहीं, लेकिन मैं तेरे को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मैं तेरे को रिपेल कर रहा हूँ ना, जाने के लिए नहीं परमिशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तेरे से मेरा कोई काम नहीं, मतलब काम नहीं है, कि रिश्ता नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, कि गुस्सा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेट मतलब रिपेल का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिपेल करेगा, पुश करेगा, ऐसा नहीं, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को उसके थ्रू जाने के लिए इजाजत नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वाटर का तो अगर मैग्नेट को रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इस बेसिस पर हम बोलते हैं कि वो रिपेल है, लेकिन ये जो मटेरियल है ये एक्चुअल में रिपेल है, ये जो एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया, ये भी रिपेल करते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? वो दोनों रिपेल करते हैं, हाँ वो रिपेल करते हैं, ग्लास, कुछ माइका, वाटर, ग्लास। रिपेल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होंगे, अगर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम पूछ सकते हैं रिपेल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑपोजिट हो रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है। तो मुद्दा ये है कि सर हमने पता चला कि जब भी मैग्नेटिक मटेरियल को, कुछ ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, वो मैग्नेटाइज का होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो इस प्रकार का मटेरियल को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, उसका रीजन क्या है? समझ में आ रहा है? सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही, अभी तक हमने पढ़ किया है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये ऐसा कौन सा मटेरियल है और उसके पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। समझ में आ रहा है? तो अब हम देखेंगे कि व्हाई दिस मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड एक्जेक्टली ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं? समझ में आ रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करते हैं, तो उसका लॉजिक को समझिए। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्म है। क्वेश्चन व्हाई डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड in the direction opposite to the magnetic field, in the direction opposite to the
in the direction opposite to the external field. एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ठीक है। सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक को हम क्या करेंगे अब समझेंगे। अब इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोगों का बोर्ड में पूछेगा कि इससे डायमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन। लेकिन सबसे इजी कोई डेरिवेशन समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ये रिपल्सन का मतलब अट्रैक्शन का क्या फंडामेंटल है, समझ में आ रहा है। अट्रैक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो रिपेल ही कर रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा, टू अंडरस्टैंड दिस, टू अंडरस्टैंड दिस concept we have to understand the free electron theory of magnetism, ठीक है। तो सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हो या फिर मैग्नेटिज्म बोल सकते हो। मतलब मैग्नेटिज्म में एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है और वो थ्योरी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल का कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर को मतलब क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वही थ्योरी के बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ही थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटाइज होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, टॉपिक का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, द materials which in which the material in which atoms have even number of electrons are basically shows diamagnetic nature. क्या है diamagnetic nature. In these materials electron pairs are revolved in a circular revolving same radius circular orbit. In this materials electrons pairs are revolving circular orbit of same radius. Circular orbits of same radius, but the direction of revolution is opposite to each other. But the direction of revolution, each electron's revolution, but the direction of movement, movements of electrons is opposite to each other. ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनके एटम में हमें पता है क्या मटेरियल्स होते हैं, एटम्स होते हैं उसमें, कि ऐसे मटेरियल जिनके एटम्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, समझ में आ रहा है, 14, ये क्या है इवन नंबर्स है। तो ऐसे मटेरियल जिनके एटम्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस टाइप का मटेरियल ही ज्यादातर कौन सा प्रॉपर्टी को शो करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिनके एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस टाइप का मटेरियल बेसिकली डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा सेम रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में पेयरिंग होते हुए रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि मान ले कोई एटम है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। तो ये 6 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
6। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस टाइप का आटम क्या होगा ना, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। कैसे ना, ये जो डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए किसी भी एटम का न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जिन एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमेशा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का दो पेयर बनेगा कि नहीं, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इस ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तीसरे ऑर्बिट में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल जिनका एटम में मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं, इवन नंबर का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। और इस टाइप के मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन का शो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। किसी में मान लें कि ये तरह न्यूक्लियस होते हैं, देख मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ दोबारा, ध्यान से समझ। देख जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, तो एटम का एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे। मान लें कि ये एटम है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर करते होंगे। मतलब एक मान लें ये उतना रेडियस है R1, इतना रेडियस है R2, तो ये R1 रेडियस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर होंगे। समझ पा रहे होंगे। R2 रेडियस में बाकी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर होंगे। मतलब जितने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इवन नंबर में, वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। आर माय पॉइंट्स। तो एक मतलब सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन का मिलते हुए एक पेयर बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं। समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ये इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा। समझ में आ रहा है, आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई तरह डायमैग्नेटिक मटेरियल का एटम है, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो हमेशा पेयर में ही सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करा होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करा होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ गया। वही बात है, मैं यहाँ पे लिखा कि द मटेरियल इन व्हिच एटम्स हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली सो डायमैग्नेटिक नेचर। समझ में आ रहा है। ऐसे मटेरियल जिनके एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डायमैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। दूसरा, और ये मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा पेयर नहीं आते। देख 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर बन जाएगा, और 3 पेयर क्या करेंगे, एक एक रेडियस एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। फिर दूसरे कोई ऑर्बिट होगा, ठीक है, मान लें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ऑर्बिट आएगा, या फिर और एक ऑर्बिट आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमे, तो बाकी 2 पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे घूमेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर बनेगा, फिर ये इस ऑर्बिट में घूमेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे ये ऑर्बिट में घूमेंगे, और जो ये नेक्स्ट ऑर्बिट में बाकी 2 घूमेंगे। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 2 8। समझ में आ रहा है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमेशा ऑर्बिट के कैसे घूमेंगे, पेयर होके ही घूमेंगे। समझ में आ रहा है, आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो पेयर में है, जो घूम रहे हैं, ठीक है, ये जो पेयर होके घूम रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। समझ में आ रहा है नहीं, अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा पेयर बनके हो रहते हैं, और ये सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा तोड़ के लिखूं, जैसे देख ये क्या होगा, इस तरह हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से, और ये हो गया वही सेम एटम, वही हो गया सेम एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है। समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियस है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में ही सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयर बनाते हैं, ये क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं ना, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और डायरेक्शन में रोटेट होता है, रिपेल करते हैं। नहीं, रिपेल नहीं, डायरेक्शन वो मूव करते हैं। हाँ, रिपल्सन भी मान सकते क्योंकि दोनों सेम नेचर का है, लेकिन एक्चुअली वो क्या करते हैं, एक दूसरे ये अगर इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये क्लॉकवाइज में चलेगा। समझ में आ रहा है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो उसको मैं ऐसे लिखूं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, फोन नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, वो इतना तक आएंगे फिर टकरा जाएगा। नहीं टकरा हुआ
तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स उसमें आ जाएगा, वो पेनिट्रेट करके चले जाते हैं एक दूसरे को थोड़ा सा ऐसे करके, क्योंकि वो एक की तरह बिहेव करते हैं। एक होता है वो हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। एक है तुम्हारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स नहीं, वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या समझ रहे हो तुम? पार्टिकल ना, एक्चुअली वो पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव है, वो एक्चुअली वेव है। हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल, क्यों अभी पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो तक लेवल तो हमारा हुआ ही नहीं। जब लेवल आएगा हम समझेंगे क्यों पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर से क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग डायग्राम बना दिया। केस 1 में क्या हो रहा है, ये केस 1 मान लीजिए, केस 2 एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मैंने भगा दिया। देख इधर देख, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर बना दिया। ठीक है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और मोशन मैंने यहाँ पे शो किया। तो मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताओ क्या लिखा। इन दिस मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर रिवॉल्व circular orbits of same radius, but the direction of movement of electron is opposite to each other. Due to the movement of electrons, due to the opposite movement of electrons, opposite movement, due to the opposite movement of electrons, opposite movement of electrons, due to the opposite movement of electrons, the current, magnetic field and magnetic dipole moment also developed in opposite direction, तो हमने यहाँ पे देखा कि डायनामिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमेशा पेयर होके सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स v वेलोसिटी में भाग रहे हैं? तो हमें पता है कि जब भी चार्ज फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सत्य यहाँ पे इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कौन सा बात? रुकना कैसे कर रहे? ऑफ हो गया, चल रहा है, रेकॉर्ड चल रहा है ना? ठीक है, देख मेरे को एक बात बता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी में ऊपर चल रहा है, तो अगर v वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, चल रहा होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। अच्छा, इधर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगा। ये समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हो रहा है। मेरे को एक बात बता, ये जो करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्या ये करंट कहीं लूप की तरह डिफाइन हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप हो रहा है। तो ये क्या एक सर्कुलर करंट कहीं लूप की तरह बिहेव नहीं करेगा, बिल्कुल सर्कुलर करंट कहीं लूप की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है कि सर्कुलर करंट कहीं लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होता है, किससे पता चलेगा? राइट हैंड थंब से। कैसे पता करेंगे भाई? हमें पता है कि जब भी सर्कुलर करंट कहीं लूप में करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में घूमे, करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में घूमे, हमेशा क्या करेंगे ना, राइट हैंड का थंब को, राइट हैंड का जो फिंगर्स होता है करंट के डायरेक्शन में कर्व करेंगे, थंब का डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? देख करंट किधर जा रहा है भाई, देख करंट इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है सही, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में मेरे फिंगर को कॉल किया तो थंब अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हो गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया तेरा मैग्नेटिक डायरेक्शन। हाँ, ये हो जाएगा तेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आता है, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कैपिटल एम। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये करंट के लूप की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये करंट करिंग लूप हुआ। तो उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करें, हमें पता है ना भाई करंट करिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो ये है तो ये करंट करिंग लूप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, राइट हैंड थंब में। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर्स को क्या करो, कर्व करो, तो थंब का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है हमेशा, कन्वेंशनल करंट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर। अच्छा, हमें पता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ये सर ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, समझ में आ रहा है, ये सर ना, समझ में आ रहा है क्या, ओके। वहां पे आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ओके, समझ में आएगा। तो यहाँ पे तेरे को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तेरे को ये पता चल रहा है ना कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का इस टाइप का मूवमेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इधर आ रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर आ रहा है, नीचे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऊपर आ रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बिट टू कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि है तो ये पेयर होके चल रहे हैं सेम और बिट में। तो ये इधर चल रहा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नीचे, और इधर चल रहा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऊपर डायरेक्शन में, तो एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, जीरो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, due to the opposite movement of electrons, the current, magnetic field and magnetic dipole moment also develop in opposite direction. समझ में आ गया होता है। Due to the the magnetic dipole moment is the magnetic dipole moment as the magnetic dipole moment as the magnetic dipole moment develop as the magnetic dipole moment equal in magnitude and opposite in direction for both the pair of electrons क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने देखा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन फॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so they cancel out each other, so क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, and resultant net magnetic dipole moment zero, and resultant magnetic dipole moment and resultant and as a result the net magnetic dipole moment क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज जीरो in the absence of external magnetic field, external magnetic field क्या समझ में आया, ठीक है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड b एक्सटर्नल क्या है, जीरो, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ये करंट के वायर के लूप के कारण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और करंट के मूवमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा राइट हैंड थंब रूल से, समझ पा रहे हैं कैसे, समझ में आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, एंड हमें पता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इस करंट लूप के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या करेंगे, जीरो। और ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूव होता है कि जब तक डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखेंगे तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, तो इसलिए उसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप नहीं, समझ में आ रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ, दैट इज
In the absence of magnetic external field, the diamagnetic material does not show any magnetic property. मेरे को एक बात बता, किसी भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब देखता है? जब वो मैग्नेटाइज होने से क्या होता है? अपना अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है। मतलब मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि जब तक बॉडी अपने अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को डेवलप नहीं करेगा तब तक वो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं कि कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो क्या यहाँ पे बिना मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कुछ मैग्नेटिक नेट डायपोल मूवमेंट डेवलप कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसका डायपोल मूवमेंट इधर और उसका डायपोल मूवमेंट भी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट दोनों में सेम ही फ्लो हो रहा है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है? तो नेट डायपोल मूवमेंट अगर जीरो है एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में, तो ये थोड़ी मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। और होगा भी कैसे? हम तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ये अगर उसका बिना एक्सटर्नल फील्ड में उसका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा मतलब क्या है? इसका कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा ही। समझ में आ रहा है? बिना क्या लिखा है यहाँ पे? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? कैसे आएगा? क्योंकि उसका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो, डायपोल मूवमेंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा और वो मैग्नेटाइज कैसे होगा? तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, when the external magnetic field is applied on it, magnetic field, when the external magnetic field applied to the diamagnetic material, the pair of revolving electrons, ठीक है, हमेशा पैर में घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अरे तुम लोग समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। When the external magnetic field applied to the diamagnetic materials, the pair of revolving electrons experience a magnetic force as for their movement. समझ में आया? हमें पढ़ के आया ना कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, जब चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में रेस्ट पर होता है कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करता, लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब मोशन में है। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है कि नहीं? उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर देखेंगे भी क्या होगा। जैसे कि ये था हमारे, ये था एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, इधर, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भाग इस डायरेक्शन में भाग रहा था बी वेलोसिटी से, और उसके लिए जो करंट फ्लो हो रहा था कुछ इधर फ्लो हो रहा था, और जिसके कारण उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ रहा था इधर आ रहा था। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन था जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन था जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बी वेलोसिटी से, ऐसे बी वेलोसिटी इधर मूव कर रहा था, और इसका मूवमेंट के कारण करंट किधर फ्लो हो रहा था भाई? उसका मूवमेंट के कारण करंट उसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, ऐसे, ठीक है कि नहीं? तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो रहा था, किधर हो रहा था? अपर डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था, ये कैपिटल है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एक्चुअली में ये क्या है? एक ही सेम रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ये दो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं, लेकिन उनका मोशन को मैं डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना। सेम रेडियस में सेम ऑर्बिट में तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को शुरू करने के लिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम बनाया, लेकिन ये दोनों सेम ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, तो अभी तो उनका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो हो रहा है। अगर अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं तो कैसे जीरो होता? एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसके लिए ऊपर और इसके लिए नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कैंसिल आउट हो जाएगा नेट डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम क्या करेंगे? ये था पहले का सिनेरियो,
तो यहाँ पे हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करके नेट डायपोल मोमेंट 0, तो ये मैग्नेटाइज होगा नहीं कि मैग्नेटिक फोकस शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। लेट्स से मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अप्लाई करता हूं, ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0 को अप्लाई करता हूं। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो ऑब्वियस बात है इसको फोर्स लगेगा, ठीक है कि नहीं, किधर फोर्स लगेगा। मेरे को एक बात बता, क्या ये करंट करिंग लूप है और करंट करिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जब भी किसी करंट करिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, यस सर नो, तो बता दे ये क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ये होता है थंब, ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब और फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और करंट इधर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ दिखा रहा नहीं, थंब की तरफ दिखा रहा है, बाहर की तरफ दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मेरे को एक बात बता, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या ये रेडियस वेक्टर की एलोन ही लग रहा है, क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस वेक्टर की एलोन लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके ऊपर फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है तो उस टाइप का फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंटर की तरफ लगे तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है कि नहीं, ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ऐसे, ये पे हो जाएगा तेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तरह हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए लग रहा है, समझ में आ रहा है। और पता चल रहा है कि यहाँ पे फोर्स किधर क्यों लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे देख दिलाता हूँ, ये क्या है मैग्नेटिक का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन इधर होगा, करंट किधर चल रहा है, करंट किधर चल रहा है, देख मैग्नेटिक का डायरेक्शन, करंट चल रहा है ऊपर डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, ऐसे देख, और ये थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो ये अंदर की तरफ लगेगा, समझ में आ रहा है, अंदर की तरफ लगेगा। तो मतलब अगर सेंटर की तरफ लग रहा है रेडियस वेक्टर के अंदर, ये तेरा रेडियस होगा कि नहीं, रेडियस के एलॉन्ग सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो होगा क्या, हमने देखा कि सर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये दोनों रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, एक के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरे के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स। होगा क्या ना, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोर्स आउटसाइड लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई वो चल रहा है उधर, एक देख मैं चल रहा हूँ इधर, अगर मेरे को एक फोर्स इधर साइड में लगे, इधर साइड में लगे, तो मेरे को क्या होगा, ये मेरे को खींच लेगा, मेरा वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि नहीं, अल्टीमेटली मैं तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैं लिखा यहाँ पे, when the external magnetic field applied to diamagnetic material, the pair of revolving electrons experience a magnetic force as for their moment. Both the electrons experience, मैं लिखता हूँ यहाँ पे the electrons experience centrifugal force, electron experience, ऐसे लिखो the force experienced by the external field, the force experienced by the revolving electrons, जो फोर्स लग रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दो टाइप का फोर्स लग रहा है, क्या, एक लग रहा है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो टाइप का फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने देखा। और पता चल रहा है यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करें, क्योंकि करंट कैरिंग लूप, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में करंट फ्लो हो रहा है, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था कि नहीं, तो
यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट हो रहा है ना, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मेरे को एक बात होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, उसका मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा। अगर मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा तो करंट भी डेवलप हो जाएगा, स्लो डाउन, करंट डेवलप भी स्लो डाउन हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए तो करंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागेगा उतना तेजी से तो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट डेवलप होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, करंट भी डिक्रीज होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाएगा, करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर धीमा हो जाएगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैग्नेटिक डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फोर्स लगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका वेलोसिटी कम होगा। अब वेलोसिटी कम होगा, हमको धीरे-धीरे चलेगा, तो धीरे-धीरे चलेगा तो करंट फ्लो भी धीरे-धीरे हो जाएगा, करंट फ्लो धीरे-धीरे होगा तो मैग्नेट भी धीरे-धीरे आएगा, मैग्नेट भी धीरे-धीरे आएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट धीमा हो जाएगा। ये घट रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये डिपेंडेंसी है, ठीक है कि नहीं? वेलोसिटी से सारे डिपेंडेंट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मान ले उसका वेलोसिटी घटते हुए कुछ डेल्टा भी घटे, कुछ स्मॉल अमाउंट का वेलोसिटी घट गया, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एन बन जाएगा। समझ आ रहा है? पहले का एक वेलोसिटी था भी, जब फोर्स लगा वेलोसिटी धीमा हो गया, कितना धीमा होगा ना, इनिशियल था भी, बाद में थोड़ा सा घट गया, तो इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितना बचेगा उतना वेलोसिटी में घूम रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका मैग्नेटिक डायपोल भी घट जाएगा, कितना घट गया, डेल्टा स्मॉल अमाउंट पे घट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर उसके देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देख सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है ना, उसका वेलोसिटी तेज हो जाता है, तेज वक्त से घूमने लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो बता करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड होगा इंक्रीज तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके लिए उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घट रहा है। एक इलेक्ट्रॉन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसके कारण उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? मान ले उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ इंक्रीज होते हुए डेल्टा एन हो गया, क्योंकि बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? और उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए कुछ बढ़ गया, डेल्टा एन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अगर हम क्या करें, अब हमने देखा कि जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उसका डायपोल मोमेंट थोड़ा घट रहा है और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, तो दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, तो हमें नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट आ जाएगा। नेट नाउ द नेट डायपोल मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, now the net magnetic dipole moment is given by, now the net magnetic dipole moment for pair of electron, dipole moment for pair of electron is given by vector sum of dipole moment, vector sum of dipole moment for both of the electron. Now the net, हमें क्या चाहिए, हमें पता चल गया भाई डायपोल मोमेंट उसका थोड़ा घट रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं पेयर होके, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट आएगा, कितना आएगा, क्योंकि उसका घट रहा है उसका बढ़ रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट तो कुछ होगा, कितना आएगा ये पता चलेगा जब दोनों डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है? ये सर हाँ या ना, समझ में आ रहा है? So now the net magnetic dipole moment for pair of electron is given by vector sum of dipole moment for both the electrons. अब वेक्टर सम कर, अच्छा इसका डायपोल मोमेंट कितना है, m वेक्टर माइनस डेल्टा m, क्योंकि घटा था डेल्टा m बढ़ गया था, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट m नेट, समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा ना, m वेक्टर माइनस डेल्टा m है कि नहीं। अच्छा प्लस क्या करें, अच्छा देख यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है डाउनवर्ड, और यहाँ पे इधर है अपवर्ड है, तो ये वेक्टर है तो डायरेक्शन मैटर करेगा, और डायरेक्शन के डिफाइन करने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और अगर इसको हमने पॉजिटिव माना तो ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं, ये सर में, तो क्या हो जाएगा m वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा m, क्रॉस जगह माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा m। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ ये देख, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपर डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो साइन मेंशन करूंगा कि नहीं,
तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव साइन होगा। तो इसको मैंने पॉजिटिव माना तो ये उस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सर। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पता चल रहा है कि नहीं? क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल कितना आएगा? -2 डेल्टा m। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, नेट मैग्नेटिक डायपोल कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सेम रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहे, -2 डेल्टा m। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या है? माइनस साइन शो करता है कि ये जो नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। क्योंकि भाई फोर्स लग रहा था, इसलिए तो डायपोल मोमेंट बढ़ रहा था, घट रहा था, फोर्स के कारण तो लग रहा था, है कि नहीं? और वो फोर्स कहां से लग रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो नेट डायपोल मोमेंट आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, हियर फ्रॉम द रिलेशन it is clearly visible that, it is clearly proved that, verified that, it is clearly verified that the magnetic dipole moment developed opposite to the external magnetic field, external magnetic field, समझ में आ रहा है? From the relation it is clearly verified that the magnetic dipole moment developed opposite to the external magnetic field। क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, there is negative sign in the relation। Hence अगर डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो मैग्नेटाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यस सर नो? तो यहाँ पे पता है, मेरे को एक पता है यहाँ पे बात, जब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा था, यहाँ पे देख मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर आ रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और वेरीफाई भी हो गया, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, नेट डायपोल मोमेंट किधर आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वही चीजें मैं यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। Hence यहाँ पे क्या लिखेंगे? From the relation it is clearly verified that the magnetic dipole moment developed opposite to the external magnetic field as there is negative sign in the relation. So the diamagnetic material magnetized opposite to the magnetized in the direction opposite to the magnetic field। क्या वेरीफाई हो गया? मैग्नेटिक फील्ड वेरीफाई हो गया। हमने देखा है कि जब एक्स्ट्रा फील्ड डाला, फोर्स लगा और फोर्स के कारण उसका डायपोल मोमेंट घट रहा था, उसका बढ़ रहा था, और नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? नेगेटिव आ रहा है। तो नेट डायपोल मोमेंट नेगेटिव आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण तो आ रहा है ना। और ये नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जिस डायरेक्शन में नेगेटिव डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। और मैथमेटिकली वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझ में आएगा? बात क्लियर हो गया भाई? बस। So the diamagnetic material magnetized in the direction opposite to the magnetic field is net magnetic dipole moment m net क्या होगा? -2 रहता है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और ये वीकली भी मैग्नेटाइज होता है। वीकली क्यों? क्योंकि छोटा सा अमाउंट में क्या हुआ? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था या फिर उसका बढ़ रहा था, ठीक है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण थोड़ा तो घटेगा ना, ज्यादा थोड़ा घटेगा मतलब वीकली। तो इसलिए क्या हुआ? वो वीकली मैग्नेटाइज होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसलिए नेगेटिव साइन। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। थम्स अप थम्स डाउन। समझ में आएगा? टेस्ट करके कोई डाउट है? कोई डाउट है इससे रिलेटेड? समझ में आएगा? बता। अरे सॉल्व हो जाएगा? यस सर। अच्छा, अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये लॉन्ग कोर्स है भाई में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? द टेम्परेचर, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द
the magnetization of diamagnetic material the magnetization of diamagnetic material does not depends on temperature, does not depends on temperature. So magnetic susceptibility also does not depends on temperature. समझ में आ रहा है? हम लिखने हैं कि टेम्परेचर से डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कैसे डिपेंड करेगा। मेरे को एक बात बता, तू खुद बोल, सब तू बोलेगा फिर यहाँ मेरे को एक बात बता, देख अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा तो थर्मल एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को, तो थर्मल एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा तेजी से भागने लगेगा, तो अगर ज्यादा तेजी से भागेंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो वो ज्यादा रफ्तार से घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर दूर का हम बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, उसके कारण क्या होगा, वो लगातार घूमते रहेंगे। लेकिन घूमने से क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये अगर ज्यादा तेजी से घूमेगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और उसका करंट मैग्नीट्यूड डेवलप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगा और मैग्नेटिक डेवलपमेंट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका जितना बढ़ेगा उसका भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन दोनों तो एक का ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है ना मैग्नेटिक डेवलपमेंट, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर नेट डेवलपमेंट क्या करेंगे, जीरो। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। लेकिन ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डेवलपमेंट तो बढ़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, दोनों का क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो नेट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके मैग्नेटाइजेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, वो भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं तो डिपेंड कैसे करेगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। That's why diamagnetic materials are independent of temperature. समझ में आएगा? मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे समझ में आएगा कि नहीं? डायमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर हो गया। The magnetic direction of diamagnetic material does not depend upon temperature. So ये क्या है, magnetic susceptibility. So Xi M यानी कि magnetic susceptibility also does not depend upon temperature. समझ में आएगा? यस सर। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ये हो गया और प्रॉपर्टीज, ये छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। हम क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्या पहला प्रॉपर्टी कहा क्या कि जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्स्ट्रा फील्ड में रखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, इट मैग्नेटाइज opposite to the external field, opposite to the external field, समझ में आएगा? दूसरा क्या, जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखते हैं तो ये क्या होता है, रिपेल करता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। इट इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेट से रिपेल होता है, इट मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इट रिपेल बाय मैग्नेट्स। अच्छा, जब भी the diamagnetic materials align their longest axis perpendicular to the uniform magnetic field when suspended freely। जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे किसी प्लेट से, किसी रस्सी से, तो ये क्या होगा, अपना उसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगा वो फील्ड के अबाउट परपेंडिकुलर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होता है भाई, ये मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, तो ये होता है उसका लॉन्गेस्ट एक्सिस जिसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट एक्सिस क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट एक्सिस। तो लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होता है, एक्सियल लाइन को लॉन्गेस्ट एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। समझ में आ गया? ये होता है लॉन्गेस्ट एक्सिस। तो किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि मान लो ये कोई नॉर्थ पोल है और यहाँ की तरफ कोई साउथ पोल है,
ये क्या है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स है। थोड़ा सा अच्छा से बनाओ, जैसे कि मान लो ये तरह नॉर्थ पोल है और ये तरह यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। ये बाहर मैग्नेट जो रखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं, साउथ पोल के अंदर घुसता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस मैग्नेट फील्ड के बीच में मैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड कर दूं, अगर ये मैग्नेट फील्ड के बीच में मैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड कर दूं, ऐसे सस्पेंड कर दूं, ये तरह कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का ये हो जाएगा तेरा लॉन्गेस्ट एक्सिस, ये जो एक्सियल लाइन होगा बीच में, ये होगा तेरा लॉन्गेस्ट एक्सिस। ये होगा क्या, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करते हुए बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये ऐसे है कि नहीं, ये परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगा, मतलब उसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो एक्सट्रामैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्सट्रामैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा। पहले था ऐसे, तो ये क्या होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के कारण क्या हो जाएगा, अपने आप को रोटेट करते हुए उसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है एक्सियल लाइन, ये होगा, एक्सियल लाइन होगा कि नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के वर्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वही चीजें लिखा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अलाइन देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सस्पेंडेड फील्ड, जब फील्ड सस्पेंड करेंगे तो इसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के वर्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आएगा बच्चा। अच्छा, व्हेन नेक्स्ट when diamagnetic material placed in record चल रहा है ना, when diamagnetic material placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field, it repels the magnetic field, होगा होना चाहिए क्योंकि मैग्नेट इसको रिपेल करता है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। when diamagnetic material placed in uniform magnetic field, it repels the magnetic field, it repels the magnetic field, it repels the magnetic field, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये तरह कोई मैग्नेट, ये तरह कोई नॉर्थ पोल है, ये तरह कोई नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये तरह कोई साउथ पोल है, ये यहाँ पे ये तरह कोई साउथ पोल है, ये तरह मैग्नेट्स है, यहाँ पे दो पोल से, ये तरह नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है। और बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने प्लेस कर दिया, बीच में क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करते हैं, होगा क्या, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है क्या होगा, ये उल्टी मैग्नेटाइज होता है, एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, उल्टी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, होगा क्या, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड है उससे तो पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड तो उससे पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, पास होंगे ही, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि थोड़ा वो तो मैग्नेटाइज होगा क्योंकि थोड़ा वो तो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिपेल हो जाएगी, रिपेल होकर उसके अंदर के जाएंगे नहीं, उसके थ्रू कर्व होते हुए वैसे भाग जाएंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, ये हो गया बी इंड्यूस और ये एक्सटर्नल फील्ड बी, समझ में आ रहा है। जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। मेरे को एक बात है, फील्ड है बाहर से फील्ड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ऑपोज करने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, भाई ये तो हमें ऑपोज कर रहे हैं, हम उसके थ्रू नहीं जाएंगे, उसके पास ऊपर लेके चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है ना, ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास नहीं होती, ठीक है कि, तो ये बॉडी के थ्रू अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता, ठीक है। When diamagnetic material placed in uniform magnetic field, it repels the magnetic field and does not allow field lines to penetrate field body, to penetrate, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन को अलाउ नहीं करेगा कि अंदर की तरफ जाए, क्यों अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है ना, देख मैं चाह रहा हूँ जाने के लिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करके मेरे को रुक रहा है नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, भाई ये तो हमें जाने नहीं दे रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका ऊपर चले जाएंगे, ऊपर देके चले जाएंगे, उसका अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख एक्सटर्नल मैग्नेटिक ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है कि नहीं, तो बी नॉट और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उड़ रहा है, तो ये क्या होगा बी इंड्यूस। देख मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आएगा, समझ पा रहे हैं? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है कि मेरे को एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू नहीं पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बी नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा बी। नेट मैग्नेटिक फील्ड का अंदर समझ पा रहे हो, ये क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो छोटा होगा किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि जितना ये जाना चाह रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होते हुए कैंसिल आउट कर दे रहा है, जाने के लिए नहीं दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैलकुलेट करूँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा भाई, हमें पता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है बी बटे बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मेरे को एक बात बता, तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर मैं लगाऊं बी नॉट ग्रेटर देन बी है, तो ये बी को अगर उधर ले आऊं बी नॉट बटे बी हो जाएगा, बी नॉट ग्रेटर देन बी है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, अब बोरिंग लग रहा है क्या? थोड़ा सा ब्रेक लेते उसके बाद, ठीक है? देखो बी नॉट ग्रेटर देन बी है, अच्छा अगर मैं ये बी नॉट को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, वन ग्रेटर देन बी बटे बी नॉट होगा कि नहीं, ठीक है? तो मतलब यहाँ भी बी बटे बी नॉट में क्या ले सकता हूँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो इसका मतलब जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 है कि नहीं, तो यही तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मटेरियल का रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से छोटा हो वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, और हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ये रिलेशन कैसे पता चला, समझ में आ रहा है? हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है ना, मैं जाना चाहता हूँ वो मेरे को रोक रहा है, जितना मैं जाने के लिए चाह रहा हूँ उतना ही वो डेवलप कर लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, मेरे को जाने नहीं दे रहा है, मैं अलग रास्ते ढूंढ के निकल जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, बाहर की तरफ जाते हुए यहाँ भी मिल जाएंगे, नॉर्थ से तो निकलेंगे साउथ तक जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके जाएंगे, ये अलग नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ इसको बट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी इंड्यूस, जितना यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड द मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड से कम ही आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन तो जा नहीं रहा है, मैक्सिमम फील्ड लाइन तो बाहर की तरफ है, ठीक है? तो इसलिए बी नॉट क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये बी नॉट में नीचे इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये रेसिप तो मैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलता हूँ, तो ये इसका मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, छोटा फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, समझ में आ रहा है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है? अच्छा, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है क्या कि ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, देख जायन हमें पता है म्यू आर -1 होता है, कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है ना, काल हमने डिराइव किया था ना कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के रिश्ता जो होता है, रिलेशन होता है, ये होता है जायन +1 होता है, तो जायन क्या हो जाएगा, म्यू आर -1, अबे पढ़ाया था कि नहीं, रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी उनके बीच में रिलेशन क्या है, म्यू आर इक्वल टू जायन +1, तो जायन क्या हो जाएगा, म्यू आर -1। अच्छा, म्यू आर कितना है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये अगर 1 से छोटा हुआ तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, नेगेटिव आएगा कि नहीं, अगर ये टर्म तेरा 1 से छोटा हुआ इज लेस देन 1 से छोटा हुआ तो ये पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव आएगा, अभी ये छोटा होगा तो ये -1 ये बड़ा है, इससे अगर ये छोटा होगा नेगेटिव टर्म आएगा, समझ आ रहा है? तो इसके लिए जायन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि म्यू आर 1 से छोटा है, तो 1 से देख यहाँ पे अगर 0.1 ऊपर तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है कि नहीं, माइनस आएगा, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, नेगेटिव, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ में होता है? यस सर। और नेक्स्ट और एक हो गया, एक सेकंड, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, अबे बात में बोलोगे नहीं कि सर समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है ना, इजी है, यस सर, इजी है, समझ में आ रहा है कि इजी है कि नहीं, ठीक है, डायरेक्शन वेरिएशन नहीं है तो पूरी समझ में आ रही है, ठीक है? और एक बात, डायमैग्नेटिक
diamagnetic materials always move from high magnetic field to low magnetic field. डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। कैसे? देख, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 2 बार मैग्नेट लिया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट ये ले लिया और यहाँ पे बिल्कुल नजदीक यहाँ पे और एक बार मैग्नेट ले लिया। मान लीजिए ये तेरा नॉर्थ पोल है, ये तेरा साउथ पोल है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जब भी 2 बार मैग्नेट को हम बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, जब भी 2 बार मैग्नेट को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो उनके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एडॉप्ट हो जाता है। क्योंकि देख, नॉर्थ से जाएगा साउथ, फिर घूमते हुए आएगा, फिर से जाएगा, फिर से क्लोज लूप बनाएंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा तेज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और पोल के हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन पोल्स। पूल के कंपैरिजन में भी यहाँ पे पूल में जाकर जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब भी 2 बार मैग्नेट को एक दूसरे के नजदीक लेके आएगा तो उनके गैप के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पोल्स। पूल के कंपैरिजन में भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं, मान लो ये एक तावा है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है भाई, एंटीमनी, बिस्मथ, हाइड्रोजन, वाटर, कुछ भी रख दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेंगे ना, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बीच में है, और लो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पूल पर है। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है पूल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये जो मटेरियल है क्या करेंगे, पूल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? ऐसे पूल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पूल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे। ये तरह था नॉर्थ पोल और ये तरह था साउथ पोल, और यहाँ पे मैं तावा रखा था और जिसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल थे, तो ये यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द पोल। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे। वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, पोल पर, तो ये पोल पर चले जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बीच में स्पेस आ जाएगा और सारे मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे चले जाएंगे, पोल पर चले जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी से होता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। क्योंकि हाई मैग्नेटिक फील्ड तो बीच में है ना, लो मैग्नेटिक फील्ड पोल पर है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल उनकी तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बस कंप्लीटेड। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीटेड हो गया। एक सेकंड, ये तरह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है।